हेलो स्टूडेंट्स, अपन क्लास फर्स्ट ईयर का आहार विज्ञान एवं पोषण जो पेपर है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक अपन ने फूड एंड न्यूट्रिशन उसकी भूमिका पढ़ ली है। उसके बाद अपन ने परिभाषाएं, पोषण, चयापचयन, डाइजेशन, आहार, संतुलित आहार, असंतुलित आहार, ये सब कुछ अपन पढ़कर और उसके बाद में अपन डाइटेटिक्स, न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन और आखिरी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म, ये अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद मैंने बताया था अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर भी मैंने भोजन के कार्य एवं समूह आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ और वो मैंने आपको स्लाइड शो के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से समझाया था। और मैंने ये बताया था कि भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह वो क्या होता है और भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भोज्य तत्वों का कार्य भी भिन्न भिन्न होता है, ये मैंने बताया था। और मैंने कहा था कि भोज्य तत्वों का कार्य जो कि विभिन्न भोज्य तत्वों कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा तो आपको बता दिया था। अब संक्षिप्त जानकारी और भी मैं आपको देना चाहती हूँ। तो अपन शुरू करते हैं कि भोज्य तत्वों का कार्य। भोज्य तत्वों का कार्य के अंतर्गत अब सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज। कार्बोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें रेशे या रफेज जिसे कहते हैं वो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। रेशे भोजन की पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में क्रमानुकुंचन, पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंतों में भेजने का कार्य करते हैं। इससे भोजन सरलता से पच जाता है, साथ ही यह मल निष्कासन में भी सहायता करता है और मलबद्धता जिसे कि कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उससे बचाता है। वो कैसे बचाता है कि जितने भी हम जो भी खाना खाते हैं, अब जैसे कि चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, मिलेट है, जो है, रागी है और भी कई हैं अनाज, उन अनाजों में ये कार्बोज की मात्रा सबसे ज़्यादा आती है। और जब हम इसको पिसवाते हैं आटे के रूप में, तो जब हम उनको छान देते हैं, पहले ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा छानते थे, अभी भी कई लोग छानते हैं, तो ऊपर जो मोटा हस्क फूसा जैसा आता है वही रफेज कहलाता है। इसलिए कभी भी आटे को छानना नहीं चाहिए, क्योंकि रफेज होता है उसका और क्या कार्य होता है कि उसका कोई कार्य नहीं होता है। जो भी भोजन हम करते हैं वो उसके पोषक तत्व अवशोषित होकर हमारे शरीर के अंदर ब्लड में मिल जाते हैं या जहाँ जहाँ जिस जिस अंग को ज़रूरत होती है वहाँ चले आ जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट बचता है, वो रफेज जो होता है वो उसको अपने में लपेट के और छोटी आंत से बड़ी आंत में लाकर और उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। इससे हमारा पाचन तंत्र या पाचन प्रणाली जो होती है वो स्वस्थ एकदम साफ रहती है। कार्बोज शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शरीर के विभिन्न कार्य जैसे शारीरिक एवं मानसिक संपन्न होते हैं। व्यक्ति जब सोता रहता है तब भी शरीर द्वारा कुछ क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वहन आदि कार्य स्वतः होते रहते हैं। इन कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे भोजन से प्राप्त किया जाता है। अर्थात कि जब हम कार्य नहीं कर रहे होते, जगे हुए नहीं होते हैं, घूमना नहीं कर रहे होते, कोई काम नहीं कर रहे होते, घर का बाहर का शारीरिक कोई भी कार्य नहीं कर रहे होते और सिर्फ सोते रहते हैं नींद में या ऐसे ही लेटे हुए होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा तो ऊर्जा का वो हो ही नहीं रहा, यूज़ ही नहीं हो रहा, ऊर्जा हमारे में बच रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारा शरीर रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं वो तो अपना कार्य कर रहे होते हैं। पाचन प्रणाली अपना कार्य कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अपना कार्य कर रहा होता है, और जितने भी अपने वो हैं प्रणाली हैं, जितने भी अपने सिस्टम्स हैं वो सारे कार्य कर रहे होते हैं और शारीरिक अंग भी सारे कार्य कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि हम अगर आराम कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। अब अपन आते हैं प्रोटीन पर।
प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, हार्मोन का निर्माण, रक्त का थक्का बनाना आदि अनेकों कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं प्रोटीन से ही बनी होती हैं, अतः कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। इसलिए प्रोटीन को निर्माणात्मक तत्व या बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो प्रोटीन होता है उसे प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पोषक तत्व माना जाता है। क्यों माना जाता है कि ये जो मैंने ऊपर के कार्य बताए वो तो करता ही है, साथ के अंदर अगर हमारे शरीर के अंदर वसा की या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो प्रोटीन भी टूटकर और थोड़े टाइम तक अल्प मात्रा में वसा और प्रोटीन की जगह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम आते हैं वसा पर। वसा जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यह शरीर को ऊर्जा उष्णता प्रदान करता है। त्वचा के नीचे वसीय ऊतक के रूप में यह जमा रहता है और आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम भूखे होते हैं। और भूखे कब होते हैं? जैसे कभी व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, या रोज़े के दिन आ गए, या कई बार यात्रा के दौरान जो होता है, या कोई यात्रा के दौरान अपन को भोजन अवेलेबल नहीं हो पाया, कई जगह हम लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, हम ऐसी जगह चले जाते हैं, या कई बार हम लोग को कोई और अलग तरह की परेशानी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो भोजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी इसका कार्य है। वसीय ऊतक के तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू का निर्माण भी वसा से ही होता है। कोशिका में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। मतलब मेरे को आश्चर्य होता है कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है, जो कि बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता। जितनी भी तेलीय वस्तु होती हैं, अनाज होते हैं, उन सब में वसा पाया जाता है और उनसे तेल भी निकाला जाता है। जैसे घी, तेल मूंगफली का होता है, वनस्पति घी, चर्बी, सरसों का तेल एवं अन्य सभी तिलहन, तिल भी जो होते हैं उनमें भी तिल का तेल निकलता है। में वसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। मतलब ये अपन डायरेक्ट भी खा सकते हैं और इनका तेल भी निकल सकता है। अब आते हैं अपन विटामिन पे। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। चयापचय एवं जटिल रासायनिक क्रियाओं के लिए विटामिन की आवश्यकता है। यह शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में उपस्थित करता है, या इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो प्रदान करता है। यह शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह शरीर में कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहयोग देता है। अतः भोजन में विटामिन युक्त आहार लेना अत्यंत आवश्यक है। परंतु एक बात और बता दूं, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन ऊर्जा के अतिरिक्त भी शरीर में स्वस्थ रहने के लिए कई कार्य हैं, कई तरह के अनेकों कार्य हैं, तो उसके लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विटामिन के अंदर वसा नहीं होता, इस कारण उससे खाली विटामिन आप लेंगे तो उससे ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। आपकी चमड़ी अच्छी रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी, नाखून अच्छे रहेंगे, बाल अच्छे रहेंगे, आपके शरीर के कई ऑर्गन्स हैं वो सही रहेंगे, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको उससे। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और अब आते हैं अपन खनिज लवण। खनिज लवण जो होता है वो विटामिन की भांति खनिज लवण को मिनरल सॉल्ट्स भी कहते हैं। विटामिन की भांति खनिज लवण भी शरीर के लिए आवश्यक है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। 2 मुख्य कार्य क्या है कि पहला तो है कार्य कि ये निर्माणात्मक कार्य करता है, मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन, और दूसरा है नियामक कार्य, मतलब रेगुलरिटी फंक्शन, मतलब निर्माणात्मक कार्य
तथा नियामक कार्य। इस प्रकार से ये 2 तरह के कार्य करता है और इस प्रकार ये शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का कार्य भी करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमन खनिज लवण के द्वारा ही होता है। खनिज लवण ज़्यादा मात्रा में, परंतु कुछ खनिज लवण शरीर में अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं। अल्प मात्रा में आवश्यक लवण को ट्रेस एलिमेंट या ट्रेस तत्व भी कहते हैं। यूँ तो इन तत्वों की शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता रहती है, परंतु ये अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी और बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। सूक्ष्म है लेकिन कार्य उनका बड़ा है। जैसे अपन आटा है गूँथते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, आटा ज़्यादा होता है, नमक कम होता है, लेकिन नमक के टेस्ट से कितनी अच्छा टेस्टी खाना बन जाता है। ऐसी ही बात है कि छोटी चीज़ है तो छोटा है, मात्रा में कम है, अल्प संख्या में है, अल्प मात्रा में है, लेकिन काम वो बहुत बड़े बड़े करता है। अब आइए जल, जिसे कि लोग ये समझते हैं कि अरे ये क्या पोषक तत्व है, जबकि जल अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। और इसीलिए जैसे वायु है, वायु के बिना हम कुछ मिनट, सेकंड्स या मिनट्स तक ही जिंदा रह सकते हैं। जल के बिना 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि ज़िंदा रह सकते हैं। बाकी किसी में बहुत ही एनलाइटेंड हो गए हैं और कहते हैं लोग कि इन्होंने तो जल पिए, पता नहीं वो कैसे रहते हैं या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, ये तो भगवान ही जाने। तो वायु एवं जल मनुष्य की मौलिक आधारभूत आवश्यकता है। जल घोलक के रूप में कार्य करता है और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग मतलब 66% जल है। इस बुक में तो और इस चैप्टर में तो 66% लिख रखा है, लेकिन मैंने कुछ और बुक्स भी पढ़ी, रेफरेंस बुक्स वगैरह, उनमें 66 से ज़्यादा भी लिख रखा है कि जल की मात्रा हमारे शरीर में होती है, क्योंकि हार्मोन्स लिक्विड होते हैं, ब्लड होता है और भी वाटर का कई जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में ही पानी होता है, आप ये मान के चलिए। प्राय सभी पोषक तत्वों में जल की मात्रा विद्यमान होती है, अतः जल के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। जल भोजन के अंतर्ग्रहण जिसे इंजेक्शंस कहते हैं, पाचन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जिसे अवशोषण, वहन, ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन आदि कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये अपन ने जो पढ़ा कि ये जो पोषक तत्व हैं उनका क्या महत्व है शरीर के लिए। और बालकों, स्पेशली अपन इस समय बालकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि भोज्य तत्व और उनका अनुपात, कि भोजन के जो तत्व होते हैं और उनका अनुपात, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर रेशो। वो एक दिन की जो आहार तालिका, अपन एक दिन के अंदर मान लीजिए 4 बार खाना खाते हैं, मतलब खाना 2 बार खाते हैं, बीच में अपन ब्रेकफास्ट करते, सुबह अपन ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, इवनिंग में कुछ खा लेते हैं, फिर रात के अंदर अपन कुछ खा लेते हैं। तो ये पूरे दिन की एक आहार तालिका होती है आमतौर पर। और बच्चे का तो थोड़ी थोड़ी देर में 2-2, 3-3 घंटे में उसको देना ही पड़ता है कुछ न कुछ, क्योंकि तो उस समय जो आहार तालिका होती है उसमें ये नहीं कि पूरे दिन की आहार तालिका में आपने वसा, कार्बोहाइड्रेट ही रख दिया या खाली विटामिन ही रख दिया या प्रोटीन, उनको आपको डिवाइड करना पड़ता है पूरे एक दिन की आहार तालिका में। तो वो किस प्रकार से होगा, अभी मैं बच्चों के बारे में बता रही हूँ कि भोज्य में विभिन्न पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं। एक व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में भोज्य तत्वों को समावेश करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उसके भोजन में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन आवश्यक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उन्हें निम्नलिखित अनुपातों में अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो 60 से 70%, वसा, तेल या घी जिसे फैट कहते हैं वो 20 से 30%, प्रोटीन जो होता है वो 10 से 15%। पूरी आहार तालिका में उसी प्रकार का बनाना चाहिए जिनमें ये तत्व होते हैं। सुबह कुछ बना लिया, दोपहर में कुछ बना लिया, शाम को कुछ बना लिया और ब्रेकफास्ट में कुछ बना लिया, जिसमें कि अलग अलग पोषक तत्व शामिल हों। तो ये तो आज अपन ने पढ़ा कि विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में।
आगे अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भोजन के कार्य। तो अब अपन भोजन के कार्य जो है वो नेक्स्ट लेसन से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप ये पढ़िए, और मैं आपको असाइनमेंट भी भेजती हूँ लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, प्लीज़ वो भी देना शुरू करिए। थैंक यू।